हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और साथ ही स्वागत है हमारे इस महासीरीज में हिस्ट्री क्लास 6 एनसीईआरटी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्याय 11 नए साम्राज्य और राज्य के बारे में देखेंगे। तो ये कहानी है छोटी सी, हालांकि इसको हम ऐसे वगैरह में स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से अच्छी कहानी है। जो कहानी यूज होने लायक नहीं रहता है उसको मैं खुद ही बोल देती हूँ कि इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर आप एक कहानी बना सकते हैं। जैसे कि अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा बजानी होगी। अभी ये यहाँ पर देखिए, जो लोग थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो ये बीड़ा बजाते हुए किसको दिखाया गया है और किसके बारे में ये बात की जा रही है। तो जो बीड़ा बजाते हुए सिक्कों पर दर्शाया गया है, ये दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को, और ये बीड़ा प्रेमी थे। बीड़ा प्रेमी थे। तो इन्होंने सोचा कि इस बच्चे ने सोचा, अरविंद ने सोचा कि मैं तो अच्छे से शाही वेशभूषा पहनूंगा, मूछ लगाऊंगा बढ़िया से और कागज़ में लिपटी हुई तलवार को पकड़कर शान से मैं चलूंगा जैसे राजा चलते हैं दरबार में आते टाइम पे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो गया, क्योंकि इसे बताया गया कि आप जो रोल प्ले करने वाले हैं वो एक बैठकर बीड़ा बजाने की भूमिका में रहेंगे और कविता पाठ भी करना होगा। और आप इनको बोला गया, अरविंद को बोला गया कि आपको कविता भी पाठ करनी होगी। तो यहाँ पे देखिए दो फैक्ट इस कहानी में ही निकल के आ गए, क्योंकि कविता पाठ यानी जो समुद्रगुप्त था उसको कविराज की उपाधि दी गई थी। कविराज की उपाधि। तो इन दोनों फैक्टों से यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट हो गया कि जो अरविंद है वो समुद्रगुप्त की भूमिका निभाने जा रहा था। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कि क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। तो ये जो यहाँ पर जो अभिलेख के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पर अभिलेख की बात हो रही है प्रयाग प्रशस्ति की। प्रयाग प्रशस्ति की। प्रयाग प्रशस्ति की बात की जा रही है। और इसको किसने लिखा था? तो इसको लिखा था उनके दरबारी कवि, यानी समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि थे, कवि हरिसेन। और किस भाषा में ये लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो यहाँ से आपका तीन नहीं 4-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला तो क्वेश्चन आपका ये बनेगा, अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन बना करके देखें तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन जाएगा कि सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए किस गुप्त शासक को दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं ये समुद्रगुप्त, यहाँ पर आप लोग आंसर लिख लीजिए समुद्रगुप्त। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं ये केवल पीसीएस में ही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको यहाँ पर चीज़ें याद हैं तो यूपीएससी क्या करता है कि वहाँ पर समुद्रगुप्त की जगह चंद्रगुप्त द्वितीय डाल देगा या चंद्रगुप्त प्रथम डाल देगा या श्रीगुप्त डाल देगा। तो जब आपको ये पता रहेगा कि नहीं हमने तो पढ़ा था कि समुद्रगुप्त होता है, तो आप आराम से एलिमिनेट करके आंसर दे जाएंगे। तो इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत कीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा कि यहाँ पर तो केवल फैक्ट पढ़ाया जाता है। यहाँ पर फैक्ट नहीं पढ़ाया जा रहा है, यहाँ पर फैक्ट भी है, कॉन्सेप्ट भी है। आपको बस इसको यूज करने का तरीका आना चाहिए।
दूसरी कहानी हम दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कविराज की उपाधि किसने धारण की थी। ये ऐसे बन जाएगा कि किस गुप्त शासक के द्वारा कविराज की उपाधि धारण की गई थी। आपका ये आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। यही नहीं, एक फैक्ट और आप लोग लिखिएगा कि समुद्रगुप्त को क्या कहा गया था, पृथ्वी वीर, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसा कोई जन्म नहीं लिया था जो समुद्रगुप्त को हरा सके, इसलिए इनको पृथ्वी वीर बोला गया। फिर एक फैक्ट और इससे संबंधित है कि भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई किसको, तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो दे देगा कि प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा रचित, प्रयाग प्रशस्ति निर्मित की गई थी या लिखी गई थी, तो वो थे हरिसेन। अगला क्वेश्चन आपका बना देगा कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में उत्कीर्ण की गई थी। तो यहाँ पर आपको कुछ भी दे देगा कि प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, या कुछ भी लिख देगा, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत में। फिर आपका अगला क्वेश्चन बना देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दरबारी कवि समुद्रगुप्त के दरबार में रहता था, या ऐसे बना देगा क्वेश्चन कि हरिसेन निम्नलिखित में से किसका दरबारी कवि था, तो आप देख सकते हैं समुद्रगुप्त का। तो इस तरीके से आप खुद क्वेश्चन बनाइए, और ऐसा नहीं है कि मतलब यहाँ पर जो बताया गया केवल उसी को लिख लीजिए, इसको तो आप लिखिए, लेकिन आप एक काम कीजिए कि खुद से भी क्वेश्चन बना करके पेज पर अलग से, जो जैसे कि आप इस चैप्टर का नोट्स बना रहे हैं, तो इस चैप्टर का नोट्स बनाने के बाद आप लास्ट में इससे संबंधित हर एक टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को आप वहाँ पर बना करके लिख लीजिए कि यूपीएससी या यूपीपीसीएस ने अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है तो आगे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्योंकि देखिए क्वेश्चन कहीं से अलग से नहीं आएगा, जो भी बनेगा वो यहीं से बनेगा, बस ये है कि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन बनाए तो 10-15 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आप लोग खुद से बनाइएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन ये बन जाएगा, फिर एक क्वेश्चन ये बन जाएगा, तो कई क्वेश्चन बन जाएंगे, आप लोग खुद से बनाइएगा। फिर आते हैं कि वास्तव में यह उसके दरबारी कवि हरिसेन द्वारा संस्कृत में लिखी एक कविता है। तो यहाँ से आप ये इसको देख लेंगे, और ध्यान रहे ये जो प्रयाग प्रशस्ति है वो एक कविता है, एक कविता के रूप में लिखी गई है। इसे करीब 1700 साल पहले लिखा गया। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर इसकी खुदाई की गई थी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधे नीचे आते हैं। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। तो आपका यहाँ पर एक पीटी का फैक्ट आ गया कि प्रशस्ति शब्द का मतलब क्या है, क्या होता है। तो वहाँ पर कुछ भी आपको दे देगा, निंदा, बुराई, प्रशंसा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 10, ये हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से देख लिया है गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी के बारे में, तो वहाँ आप लोग जाकर के एक बार देख सकते हैं। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। ठीक है, आगे आते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है? कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यानी वो जो हरिसेन है वो बताते हैं कि राजा एक योद्धा था, युद्धों को जीतता था,
विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि भी था। तो इस रूप में हरिशेर जो हैं वो समुद्रगुप्त की प्रशंसा करते हैं। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा। लेकिन आपको अगर मेंस में क्वेश्चन आता है इससे संबंधित तो आपको सतर्क रहना है। पॉजिटिव तो आपको बताना ही बताना है, लेकिन आपको निगेटिव पॉइंट्स भी लिखने हैं कि इसकी क्या सीमाएं होती हैं, क्या चुनौतियां होती हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं, यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। एक बार अंश देख लेते हैं। योद्धा समुद्रगुप्त, जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है, अगर प्रीवियस ईयर का हम एक क्वेश्चन को देखें बिल्कुल इसी से संबंधित, आप कहते हैं ना कि एनसीईआरटी को कैसे यूज करें, तो अभी मैं यहाँ पर आपको यूज करके बता रही हूँ कि एनसीईआरटी को यूज करके कैसे आप बेस्ट आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन को देखते हैं। तो एक क्वेश्चन था कि शिलालेखों और सिक्कों, शिलालेखों और सिक्कों की सहायता के बिना पूर्वकालिक भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण मुश्किल से ही संभव है। चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर आंसर आप, ये क्वेश्चन कह क्या रहा है पहले उसको समझते हैं। ये कहना चाह रहा है कि प्राचीन भारत के इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों के रूप में शिलालेख एवं सिक्कों का भी अत्यधिक महत्व है। इसके बिना आप इतिहास का पुनर्निर्माण नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं है। तो उसको आपको बताना है। अगर मैं यहाँ पर कीवर्ड में थोड़ा सा लिख दूँ तो यहाँ पर आप आंसर स्टार्ट कर सकते हैं कि प्राचीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक, अब शिलालेख है तो पुरातात्विक में ही आएगा, पुरातात्विक स्रोतों के रूप में अभिलेखों और सिक्कों का अत्यधिक महत्व है। ये आप स्टार्ट कर देंगे। ये आपका क्या हो गया, इंट्रो हो गया आपका। फिर आप क्या करेंगे, अपना पैराग्राफ चेंज कर देंगे। फिर आप लिख देंगे कि शिलालेखों सिक्कों के माध्यम से हमें विभिन्न कालों के बारे में प्रमाणिक जानकारी मिलती है, जिसके माध्यम से हम न केवल साहित्यिक स्रोतों द्वारा दी गई जानकारी को परिपुष्ट करते हैं, यानी सत्यापित करते हैं। यहाँ पर कर देती मैं, सत्यापित करते हैं, बल्कि इनके द्वारा कुछ नवीन जानकारियाँ भी
जानकारियाँ भी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर उदाहरण दे देंगे। उदाहरण जैसे प्रयाग प्रशस्ति के माध्यम से समुद्रगुप्त के उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। ये हो गया आपका। एक आध उदाहरण और दे दीजिए, जैसे कि खारवेल का अभिलेख। तो इस तरीके से आप ऐसे 3-4 कालों के शासकों की जानकारी अभिलेखों के माध्यम से दे देंगे। अशोक को भी ले लेंगे। इस तरीके से दे करके आप अपना ये जो सेकंड पैराग्राफ है उसको आप पूरा कर सकते हैं। फिर यहाँ पर सीमाएं दर्शा दीजिए। सीमाएं क्या क्या हैं इसकी, यहाँ पर आप लोग समझ जाइएगा। मैं इसी का यहाँ पर लिख रही हूँ सीमाएं। अब इसकी सीमाएं क्या होती हैं, तो पहला तो आप यही लिख सकते हैं कि ये जो प्रशस्ति अभिलेख है, अभिलेख से कवि ठीक नहीं लग रहा, अभिलेख से लेखक का व्यक्तिगत पूर्वाग्रह उभर कर सामने आ रहा, क्योंकि भाई वो दरबारी कवि थे, दरबारी लेखक थे। तो इंसान जब दरबारी लेखक रहेगा तो अपने राजा की निंदा थोड़ी ना करेगा, वो बढ़ा चढ़ा करके ही प्रशंसा करेगा। तो ये सीमा निकल के सामने आती है। दूसरी, यहाँ उदाहरण डाल सकते हैं आप, उदाहरण कर सकते हैं कि हरिश्चंद्र द्वारा समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। अब बताइए कौन सा एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा, क्योंकि आप यहाँ भी उदाहरण दे रहे हैं, बढ़िया से आप फैक्ट भी दे रहे हैं, उसकी पुष्टि भी कर रहे हैं कि हाँ यहाँ पर ये चीज़ें मिली हैं। तो आपका 1-2 नंबर तो ऐसे ही प्लस पॉइंट में हो जाएगा। दूसरा, मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश, गुंजाइश आप यहाँ पर दिखा दीजिए। हड़प्पा स्थल से कई ईंटें गायब, प्लस कई अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेख मूल स्थान से गायब हैं, तो इस तरीके से आप इसको दे दीजिए। आपको ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है। आपको भले ही 3-4 याद हैं, लेकिन आप उसमें से 2-3 ही लिखिए, लेकिन एग्जाम्पल के साथ उसको पुष्टि कीजिए कि हाँ ये है और ऐसा यहाँ पर पाया गया है, तो भी आपको नंबर बहुत बढ़िया मिल जाएगा। ठीक है। तीसरा आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि राजकीय अभिलेख एक वर्ग विशेष को दृष्टिपात करता है। यानी कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष पर प्रकाश डालता है। अब यहाँ पर आम जनता के बारे में तो लिखी नहीं जाएगी, राजकीय अभिलेख है तो राजा की उपलब्धियों को ही लिखा जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर दे दीजिए। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख केवल शासक को ही प्रकाशित करता है, उसकी उपलब्धियों को ही प्रकाशित करता है। इस तरीके से आप इसकी सीमाएं बता करके निष्कर्ष दे सकते हैं। और निष्कर्ष कैसे देंगे आप? निष्कर्ष अगर आपको देनी है, समझिए कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, आपको निष्कर्ष अभी देना नहीं आ रहा है, तो बस इतना लिख दीजिएगा कि अतः
अतः हमें अभिलेखों एवं सिक्कों को अधिक से अधिक प्रभावी बनाने के लिए इनके निष्पक्ष विश्लेषण पर विशेष ध्यान देना चाहिए, या कैसे कि विशेष बल देना चाहिए। देखिए, इसका कई तरीका हो सकता है निष्कर्ष का, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अभी आंसर राइटिंग स्टार्ट किए हैं, उनको निष्कर्ष देना नहीं आ रहा है, तो उसमें से कैसे उसी क्वेश्चन में से उसके आंसर में से आप कैसे निष्कर्ष को निकाल सकते हैं, वो ऐसे निकाल सकते हैं। और सबसे ज़रूरी ये है आपके लिए कि आप कोई भी क्वेश्चन लिखें एग्ज़ाम हॉल में जाकर के या कहीं भी, तो जैसा भी आपको निष्कर्ष आ रहा है उसको छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि एग्जामिनर निष्कर्ष जरूर देखता है। कैसे भी आप निष्कर्ष लिखेंगे वो आपको नंबर देगा ही देगा, तो ये पार्ट आपको छोड़ करके नहीं आनी है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आप इसका देख सकते हैं एनसीईआरटी का, कि इस एक लाइन से एक पैराग्राफ से आपका एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि फैक्ट के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है। बाकी हम जहाँ जहाँ पर ऐसी चीज़ें आएंगी वहाँ पर क्वेश्चन ला करके आपको इसके माध्यम से बाकायदा समझाया जाएगा। अब आगे आते हैं। इसमें तो कुछ है नहीं, इसको आप छोड़ दीजिएगा। बाकी यहाँ आते हैं, इसमें मैपिंग के बारे में बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर कि हरिशेर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। ये मानचित्र में दर्शाया गया है। जैसे कि मानचित्र आपका यहाँ पर है, तो इसके बारे में दर्शाया गया है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जैसे अगर एक नज़र में निकालूँ इस पे से, तो कह रहा है कि मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यवर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो आप देख सकते हैं इन 4 राज्यों को। फिर एक इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। ये याद रखने की जरूरत नहीं है कितने शासक आते हैं, बस आपको लोकेशन याद कर लेना है कि किन किन राज्यों को उसने मिलाया था। उनमें से 1-2 भी याद हैं तो आप आराम से एग्जाम्पल में वो उपलब्धियों में दिखा सकते हैं उसके, कि उसने क्या क्या कार्य किए अपने शासनकाल के दौरान, साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ पे किया, तो इसके लिए ज़रूरी है। फिर एक इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु, अब ये ऑप्शनल वालों के लिए कि राजधानी कहाँ कहाँ की पूछ लेगा, गुप्तकालीन राजधानी नगर, तो आपको ये देख लेना है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग में दिखाया गया है, ये देख लेंगे आप लोग। और बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग में दिखाया गया है संभवतः कुषाण शासक वंश के थे, तो आप लोग इसको देख लेंगे एक एक बार। फिर हम आ जाते हैं सीधा वंशावलियाँ पे। तो वंशावलियाँ में देखते हैं कि अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी, ध्यान रहे यहाँ पर बोले उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता गुप्त वंश के पहले शासक थे। तो ध्यान रहे आपको कि समुद्रगुप्त के माँ का क्या नाम था, तो कुमारी देवी, वो लिच्छवीगढ़ से संबंधित थी, और पिता जो थे समुद्रगुप्त के वो थे चंद्रगुप्त थे, ठीक है, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। ये पीटी का फैक्ट है सारा ही, क्योंकि यहाँ पर आपको देखिए ऐसा तो पीसीएस में तो बस इतना पूछेगा कि समुद्रगुप्त के पिता थे, कौन थे, चंद्रगुप्त थे, माँ कौन थी, ये थी, किस गढ़ से संबंधित थी, लिच्छवीगढ़ से संबंधित थी, ठीक है। और फिर पूछ लेगा कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बने तो देगा कि महाराजा धीराज की उपाधि सर्वप्रथम, यहाँ पर आएगा सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने धारण की, तो वो थे चंद्रगुप्त।
ठीक है। फिर दूसरा बना देगा कि इनकी माँ कुमार देवी, अब लिच्छवी की जगह कुछ भी कर देगा, शाक्यगढ़ कर देगा, कुछ भी कर देगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक तो ये माँ थी और दूसरी ये लिच्छवीगढ़ की थी, तो यहाँ पर बहन कर देगा, यहाँ पर माँ की जगह ये फोकस करना है और ये गढ़ फोकस करनी है, ठीक है। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की, इसलिए मैं बोल रही थी आपको कि यहाँ पर जो सब जहाँ यहाँ पर अगर दे देगा कि सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो वो थे चंद्रगुप्त। लेकिन अगर दे देगा ऐसे क्वेश्चन बना देगा कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक के द्वारा महाराजा धीराज उपाधि धारण की गई थी। अब यहाँ पर दे देगा आपको चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ऐसे दे देगा। फिर केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऐसे बीपीएससी वालों के लिए बन जाएगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं ऑप्शन बनाऊं तो यहाँ पर तीनों का नाम दे देगा। एक तो देगा समुद्रगुप्त एक, ठीक है। दूसरे पे दे देगा कि चंद्रगुप्त प्रथम, और तीसरे पे दे देगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। फिर यहाँ पे दे देगा केवल एक, ये यूपीएससी वाले बनाते हैं केवल एक। फिर यहाँ पर दे देगा दोनों, नहीं सॉरी केवल दो। फिर यहाँ पर दे देगा दोनों, और यहाँ पर दे देगा तीनों, या कर देगा सभी। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा दोनों, यानी एक और दो दोनों, यहाँ पर एक और दो दोनों, तो ये इसका आंसर होगा। और जो पीसीएस में पूछेगा वो ओनली ऐसे पूछेगा कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी सर्वप्रथम, तो वो चंद्रगुप्त थे। और अगर बीपीएससी वाले देखेंगे, बीपीएससी वाले, तो उसमें 4 दे देगा, 4, और फिर नीचे लिख देगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उनका आंसर होगा ई। फिर आगे आते हैं, समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, यानी दादा और परदादा, ये किसकी बात कर रहे हैं? दादा और परदादा का महाराज के रूप में ही उल्लेख था। यहाँ पर बात हो रही है श्रीगुप्त और घटोत्कच की, श्रीगुप्त और घटोत्कच की, यहाँ पर इनकी बात की जा रही है। इन्होंने केवल महाराजा की ही उपाधि धारण की थी। आगे आते हैं कि समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों, जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से ही भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। तो शक शासक को किसने परास्त किया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अंतिम शक शासक को परास्त किया था। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कभी कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। तो ये एक पीटी का फैक्ट हो गया कि कालिदास किसके दरबार से संबंधित हैं, या आर्यभट्ट किसके दरबार में रहते थे, या दोनों कभी किस शासक के समकालीन हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो ये आप कर लेंगे इसको। फिर आते हैं हर्षवर्धन तथा हर्षचरित्र, इसको देखते हैं। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर बना देगा कि बाणभट्ट निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे? किसके दरबारी
दरबारी कवि थे। यहाँ पर दे देगा आपको चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर दे देगा हर्षवर्धन, फिर दे देगा कुछ और। तो आपको ध्यान रखना है कि ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और ऊपर में हमने देखा तो कालिदास, कालिदास और बाणभट्ट, बाणभट्ट बाणभट्ट ये किसके दरबार से संबंधित थे, किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। और बाणभट्ट क्या थे? ये एक खगोल शास्त्री थे, ये भी ध्यान रखना आप लोग, खगोल शास्त्री थे। फिर आगे है कि दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनके जीवनी हर्षचरित लिखी। तो यहाँ पर एक फैक्ट और आपका निकल के आ गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हर्षवर्धन का जीवनी लिखा गया था या हर्षचरित लिखा गया था, किसके द्वारा? तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। और लैंग्वेज किस में था, भाषा? वो था संस्कृत में। अगर यहाँ पर निकालें तो बाणभट्ट ये थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबारी कवि, हर्षचरित के रचयिता, हर्षचरित्र के रचयिता थे। और हर्षचरित किस में लिखा गया है? ये लिखा गया है संस्कृत में, संस्कृत में। और इसमें किसका वर्णन है हर्षचरित्र में? तो हर्षचरित्र में हर्षवर्धन की वंशावली, हर्षवर्धन की वंशावली तथा हर्ष का राजा बनने तक का वर्णन दिया गया है, वर्णन दिया गया है। आगे है कि चीनी तीर्थयात्री स्वेन त्सांग, ये कौन है? वेनसोंग, जिनके बारे में हम लोग अध्याय 10 में पढ़ चुके हैं। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उनका विस्तृत विवरण किया। तो हर्षवर्धन, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा आपका कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान, शासनकाल के बना भी है, पूछा भी है, के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? तो वो था वेनसोंग, या यहाँ पर जो नाम दिया है उसको ध्यान दे लेंगे, स्वेन त्सांग। फिर इसका एक बार देख लेते हैं कि इसने क्या विवरण दिया, अभी नीचे दिया होगा। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। तो यहाँ पर एक फैक्ट ये ध्यान रखना है कि हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, अपने पिता और बड़े भाई की जब उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो गई, जब जा करके वो थानेश्वर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। यह मिलान के लिए आ जाता है कि थानेश्वर का शासक, कन्नौज का शासक, बंगाल का शासक, और आपको दे देगा यहाँ पर उनका नाम, फिर आपको मिलान करने के लिए दे देगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें, बंगाल के शासक यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? ये बंगाल के शासक, यानी यहाँ पर बात कर रहा है शशांक का।
शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, यानी हर्षवर्धन ने तब कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, और शशांक के बारे में एक लंबा इतिहास है, आप लोगों को भी पता होगा। और बीपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा था कि चौथी पीढ़ी का बोधि वृक्ष किस पीढ़ी का है, तो बोधि वृक्ष जो चौथी पीढ़ी का है। बोधि वृक्ष, अभी इसके पीछे का मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ आपको। बोधि वृक्ष चौथी पीढ़ी का है। अगर आप इसको रट के पढ़ेंगे तो ये याद नहीं होगा, लेकिन आप इसको समझ के पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बोधि वृक्ष का, बोधि वृक्ष आप सभी को पता है कि महात्मा बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो जो बोधि वृक्ष है, ये बोधि वृक्ष का तीन बार बोधि वृक्ष को 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया गया था। नष्ट करने का प्रयास किया गया था। अगर हम प्रथम प्रयास देखें, प्रथम प्रयास, तो कहा जाता है कि सम्राट अशोक की एक वैश्य रानी थी, जिसका नाम था तिष्य रक्षिता। इसने चुपके से उस वृक्ष को कटवा दिया, यानी चुपके से बोधि वृक्ष को कटवा दिया। लेकिन क्या हुआ कि यह बोधि वृक्ष नष्ट नहीं हुआ। बोधि वृक्ष नष्ट नहीं हुआ। कुछ सालों बाद पुनः उसी जगह नया वृक्ष निकल गया, नया वृक्ष उग गया। ठीक है, फिर जो दूसरा प्रयास था, कह सकते द्वितीय प्रयास, वो किया था शशांक ने क्या किया कि वो सोच रहा था कि इस बोधि वृक्ष को जड़ से ही उखाड़ दें, लेकिन वो जड़ से उखाड़ नहीं पाया, तो इसने क्या किया कि कटवा दिया। लेकिन फिर वो भी असफल रहा इसमें, क्योंकि कुछ सालों बाद पुनः वो वृक्ष निकल गया। यहाँ पर कह सकते हैं कटवा दिया, और क्या हुआ कि पुनः वृक्ष उग गया। तीसरा कारण वो एक आपदा आया था, ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण बोधि वृक्ष नष्ट हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड कनिंघम ने यहाँ पर एक बोधि वृक्ष लगवाया, और ये जो वृक्ष था ये था चौथी पीढ़ी का। अब चौथी पीढ़ी का कैसे हुआ, यहाँ पर देखिए, एक को इसने कटवाई तो वहाँ पर दूसरा निकला, दूसरे को इसने कटवाया फिर तीसरा निकला, और तीसरा आपदा से ग्रसित हो गया, तो फिर चौथे पीढ़ी का जो वृक्ष था उसने लगवाया। किसने लगवाया, तो वो लगवाया कनिंघम के द्वारा। तो इस प्रकार ये चौथी पीढ़ी का बोधि वृक्ष हुआ, और यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। फिर आते हैं हम अपने इस पे टॉपिक पे। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। यानी ये उनके हर्षवर्धन के बारे में बात किया जा रहा है कि मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली।
इसका मतलब उन्होंने बंगाल के शासक शशांक को भी मार डाला और कन्नौज पर अधिकार कर लिया और मगध पर अधिकार तो किया ही था। तो इस तरीके से इन दोनों में उनको सफलता बहुत ज़्यादा मिली थी। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था, रोकने का मतलब पराजित ही होगा, तो पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। और ये किसमें ये साक्ष्य मिलता है, तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, ऐहोल अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है, इसका वर्णन मिलता है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। इसमें दिया है कि इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। तो ये पूछ सकता है यूपीएससी कि पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, तो ये कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था। जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि चालुक्यों का राज्य कहाँ पर स्थित था और पल्लवों का राज्य कहाँ पर स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, ये पीटी का फैक्ट है। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो वो थी ऐहोल, ठीक है। और ऐहोल एक राजधानी नगर होने के साथ साथ एक व्यापारिक केंद्र भी था, और एक व्यापारिक केंद्र होने के साथ साथ वो एक धार्मिक केंद्र भी था। तो ये तीनों फैक्ट आपको इससे ध्यान रखने हैं, चालुक्य से संबंधित ये तीनों फैक्ट हैं। और ऐहोल के बारे में ये दोनों, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। फिर है कि पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि पुलकेशिन द्वितीय कौन थे, तो वो चालुक्य राजा थे, प्रसिद्ध चालुक्य राजा। जहाँ पर हमने यहाँ पर लिखा ना पुलकेशिन द्वितीय, तो यहीं पर आप कर लीजिए चालुक्य राजा थे, चालुक्य राजा थे, चालुक्य से संबंधित थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से प्राप्त पता चलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्वेश्चन बन जाएगा कि रवि कीर्ति निम्नलिखित में से किसके दरबारी कवि थे, किसके दरबारी कवि थे। यहाँ पर कई शासकों को दे देगा, तो आपको ध्यान रखना है ये किसके दरबारी कवि थे, तो पुलकेशिन द्वितीय के। फिर एक रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इनके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। इसमें तो कोई फैक्ट है नहीं वैसे, पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर दे देगा कि कौन से जो शासक थे उनका किस शासक ने स्थान लिया, तो पल्लवों और चालुक्यों को राष्ट्रकूट और चोलो। तो यहाँ पर ध्यान देना आपको कि पल्लव को किसने समाप्त किया, किसने समाप्त किया, तो वो किए थे राष्ट्रकूट और फिर यहाँ पर चालुक्यों को किसने समाप्त किया, किसने
समाप्त किया तो वो थे चोल। चोल, बस यही इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। अब देखते हैं कि इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा, यानी यहाँ पर आय का स्रोत क्या था, तो वहाँ यहाँ पर भी कर ही था। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होती थी। ये ध्यान रखना है आपको कि चोर, चेल और जो ये हैं तीनों, जैसे ये पल्लव चालुक्यों की तरह ही ये जो राष्ट्रकूट और चोल आए थे, इनका जो आय का स्रोत था वो भूमि कर था और प्रशासन की प्राथमिक इकाई भी गांव ही थी। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पर कि महादंडनायक कौन होते थे, तो वो मुख्य न्याय अधिकारी होते थे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। आप देख सकते हैं कि हरिसेन कई पदों पे था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि महादंडनायक का मतलब क्या होता था, तो मुख्य न्याय अधिकारी, ऐसे ही टर्मिनोलॉजी पूछेगा आपसे। ठीक है, कुमारमात्य कौन होते थे, तो कुमारमात्य एक महत्वपूर्ण मंत्री होते थे। संधि विग्रहित कौन होता था, तो संधि विग्रहित जो होता था वो युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री होता था। ठीक है, तो ये तीनों फैक्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि महादंडनायक कौन होते थे, महादंडनायक ये होते थे आपके मुख्य न्याय अधिकारी, मुख्य न्याय अधिकारी। वैसे ही अगर हम देखें तो कुमारमात्य कौन होते थे, कुमारमात्य ये होते थे मंत्री। संधि विग्रहित ये कौन होते थे, तो ये होते थे युद्ध और शांति के विषयों का मंत्री होता था, मंत्री। फिर आगे है कि संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था, यानी इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी। नगर श्रेष्ठी क्या होता था, तो वो मुख्य बैंकर होता था या शहर का व्यापारी होता था। सार्थवाहक क्या होता था, तो व्यापारियों के काफिले का नेता होता था। प्रथम कुलिक क्या होता था, तो मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग होते थे। तो यहाँ पर और आगे आपका अगर यहाँ पर हम बात करें तो नगर श्रेष्ठी कौन होता था, नगर श्रेष्ठी होता था आपका बैंकर या शहर का व्यापारी, ये होता था। ठीक है, फिर सार्थवाह क्या होते थे, सार्थवाह ये होते थे व्यापारियों के काफिले का नेता होते थे। फिर यहाँ पर आ गया प्रथम है यहाँ पर प्रथम कुलिक। ये प्रथम कुलिक क्या होते थे, तो ये शिल्पकार होते थे, शिल्पकार और लिपिक होते थे, लिपिक होते थे। आगे देख लेते हैं। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें से कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। वही सामंतवादी ढांचा,
सामंतवादी ढांचा बढ़ रहा था, कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से इसको ध्यान में रख लेंगे। ये इनमें से ज़रूर क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से यहीं से उठता है, जो वन लाइनर जो फैक्ट होता है वो यहीं से उठता है। फिर एक नए प्रकार की सेना, अब इसको देखते हैं। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। यानी आवश्यकता जब पड़ती थी तो सेना नायक जो होते थे वो राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। अब ये यूपीएससी का क्वेश्चन कैसे बनेगा उसका भी हम देखेंगे। इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो ध्यान आपको ये देना है, सबसे पहले तो जब यूपीएससी का क्वेश्चन बनेगा तो वहाँ पर ये यहाँ पर ऐसी चीज़ों को चेंज करता है, जैसे कि यहाँ पर है ना कि नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, तो वहाँ पर कर देगा कि इनको नियमित वेतन दिया जाता था। फिर दे देगा आपको कि इनको जो भूमि दी जाती थी उस पर से कर वसूलने का अधिकार राजा के अधिकारी का होता था। लेकिन नहीं, जब उनको भूमि दे दी गई है तो सेना नायक खुद कर वसूलते थे और वे अपनी सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे उसी पैसे से। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनाएगा। इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर दे देगा कि केवल जीवन निर्वाह के लिए करते थे, ऐसा नहीं, वो हथियार भी जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। तो सामंत कौन होते थे? सामंत, अगर एक तरीके से देखें, सामंत अब यही तो धीरे धीरे जाकर के स्वतंत्र होंगे, क्योंकि अधिक शक्तिशाली होंगे। भाई कर भी वसूल रहे हैं, वो जैसे चाहेंगे जितना चाहेंगे कर वसूलेंगे। धीरे धीरे उनकी स्थिति मजबूत होगी, और जब स्थिति मजबूत होगी तो बढ़िया वो लोग सेना वगैरह सब खड़ा कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, स्वतंत्र होने के लिए युद्ध करना स्टार्ट कर देंगे। तो यही तो है सामंत। तो ये सेना नायक होते थे, सेना नायक। ठीक है, इनको भूमि दी जाती, जिससे वे कर वसूलते। कर वसूल कर क्या करते? सेना, घोड़े, हथियार में खर्च करते। और लास्ट, ये राजा को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता प्रदान करते। तो ये ऐसे क्वेश्चन बनाएगा। ठीक है, फिर एक दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। तो ध्यान रहे यहाँ पर किसके अभिलेखों में स्थानीय सभाओं की चर्चा है? तो पल्लवों के। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। अब ये पीटी का फैक्ट है, सभा किसे कहते थे? सभा। ये होता था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था। ठीक है, ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ये सभा है तो यहाँ पर चर्चाएं इस टाइप का देगा कि केवल चर्चाएं होती थी, योजनाएं बनती थी, लेकिन नहीं, इनकी कई उप समितियाँ होती थी। ठीक है, चर्चाएं तो होती ही होंगी, लेकिन जो यहाँ पर बता रहा है कि इनकी जो उप समितियाँ होती थी वे क्या करती थी? ये सभाएं काम नहीं करती थी। इनकी जो उप सभाएं होती थी, उप समितियाँ होती थी सभाओं की, वो क्या करती थी? वो सिंचाई, जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ आपको, सभा की उप समिति के कार्य। तो ये क्या करती थी? सिंचाई, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों का देखभाल,
और कृषि से जुड़े कार्य, वो सिंचाई इसी में आ जाएगा, कृषि से जुड़े कार्य ये करती थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर कह रहा है यहाँ पर कि जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, ध्यान देना है कि जिन इलाके के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई। यानी उर नामक ग्राम सभा क्या थी? उर नामक ग्राम सभा क्या थी? तो ये गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था। तो ध्यान रखना है यहाँ पर सभा और उर नामक ग्राम सभा, ये उर नामक ग्राम सभा है और यहाँ पर केवल सभा है, यहाँ पर कोई ग्राम उराम नहीं है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था, ये यूपीएससी पीटी में पूछा गया है कि नगरम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये एक व्यापारी कोई संगठन से है। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे नगरम। नगरम क्या होता था? व्यापारियों का संगठन। व्यापारियों का संगठन। तब देख सकते हैं ये पूछ लिया है, तो क्या पता इस बार अब और भी पूछा है, क्या पता ये पूछ ले सभा क्या होता था, लेकिन क्या पता कि घुमा करके क्वेश्चन दे दे फिर दोबारा से। तो आपको ध्यान रखना है उर नामक ग्राम सभा गैर ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था, सभा ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन होता था और नगरम व्यापारियों का संगठन होता था। फिर कह रहा है कि संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। तो सही बात है भाई, जिसके पास पैसा रहेगा नियंत्रण तो वही कर लेगा। वर्तमान में भी हम चीज़ें देख रहे हैं। इनमें से बहुत सी स्थानीय भाषाएं शताब्दियों तक काम करती रहीं। ठीक है, इसको छोड़िए आप। अब उस जमाने में आम लोग के बारे में देखते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती हैं। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में, ध्यान रहे यहाँ पर, कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर अब क्या है, ये शक्तिशाली जो हैं ये लोग केंद्र में हैं और यहाँ पर भी इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने चित्रण किया है तो यहाँ पर केवल राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को ही संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया। इसका मतलब कि अभी भी भेदभाव बहुत ज़्यादा था, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गए। ठीक है, तो ये भेदभाव तो सीधा आ रहा है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक गरीब मछुआरे, आपने शायद कोवलन और कन्नगी की कहानी सुनी होगी, ये उससे संबंधित है। नहीं सॉरी, ये अलग कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या बनता है। तो सबसे पहले तो यही बनेगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचयिता है, किसकी रचना है। तो यहाँ पर हो गया ये कालिदास की रचना है। एक क्वेश्चन ये निकालिएगा, अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, कालिदास की रचना। ठीक है, अब अभिज्ञान शकुंतलम में क्या बताया गया है? तो दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ, ये भी बताया गया है इसमें कि गरीब मछुआरे के साथ कर्मचारियों ने कैसे दुर्व्यवहार किया, राज कर्मचारियों ने। और यहाँ पर जो है ये भेदभाव दिखा रहा है, भेदभाव समाज में भेदभाव व्याप्त, ये दिखा रहा है। ये महिलाएं संस्कृत प्राकृत बोलती थी, अन्य लोग और जो जनरल थे, जो आम लोग थे वे, और ये ब्राह्मणों को संस्कृत और राजा को संस्कृत बोलते हुए चित्रित किया गया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये कहानी है वो, एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, यानी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी,
पर दुर्घटनावश उसे एक मछली ने निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा, वो मछुआरा था तो जाहिर सी बात है मछली का शिकार करने जाता होगा, और जब मछली पकड़ के लेकर आया तो काटा होगा तो उसको अंगूठी मिली होगी, वो राजा के पास लेके पहुंचा होगा, सुना होगा कि रानी का जो है कि अंगूठी गायब हो गया है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरीके से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। ठीक है, तो ये कहानी है, देख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ देखते हैं कि चीनी तीर्थयात्री फासियन यानी फाहियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे, तो कैसे? तो यहाँ पर उदाहरण आप दे सकते हैं, यहाँ पर उदाहरण दिखा सकते हैं कि ब्राह्मण राजा संस्कृत बोलते थे, ठीक है, जब तक अन्य साधारण लोग और स्त्री को संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं। तो यहाँ पर इससे आप पुष्टि कर सकते हैं अपनी बातों का। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यानी जिनको अछूत माना जाता था उनके बारे में बताया गया है कि वे बेचारे एक लकड़ी के उस पर टुकड़े पर चोट करते हुए आते थे, जैसे कि तबला वबला होता है ना, अपना ढोल तबला इस तरीके का कुछ होता होगा। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचाते थे। अब देखिए कितना मतलब वहाँ पर अछूत कितने बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है कि भेदभाव अपने चरमोत्कर्ष पे थी उस टाइम पे। ठीक है, तो चीनी तीर्थयात्री ध्यान है यहाँ पर किसने कहा था? तो फाहियान ने कहा था। ये कथन भी दे देगा कि किसका कथन है ये, ठीक है, ये कथन दे देगा। और खास करके बीपीएससी में बहुत पूछता है, तो बीपीएससी वाले भी ध्यान देंगे और यूपीएससी में भी कभी कभी कथन दे ही देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि किसके द्वारा किया गया है। यहाँ फाहियान की जगह कुछ और भी दे सकता है, जैसे कि हिवेन सॉन्ग बना देगा या कुछ और बना देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसने कहा था, तो ये फाहियान ने कहा था। और फाहियान के द्वारा अगर आपको सामाजिक स्थिति दिखानी है इस काल की, सामाजिक स्थिति, ये हेडिंग आपका बहुत बढ़िया से यहाँ पर काम आ जाएगा पूरा, कि उस टाइम की सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये लिख करके किसके अनुसार? फाहियान के अनुसार। जो ऑप्शनल वाले हैं वो तो डाल देंगे फाहियान, बाकी जो नॉर्मल जीएस में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो जीएस वाले ये फाहियान का नाम नहीं डालेंगे, केवल इतना डालेंगे कि हाँ सामाजिक स्थिति ऐसी थी। क्या क्या था ये अच्छे से आप लोग देख लेंगे। एक जगह बाण भट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा की सेना यहाँ पर बताया गया है बाण भट्ट के द्वारा कि राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हाथियों के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन वगैरह सब होती थी। इसमें तो ऐसा कुछ फैक्ट है नहीं, ये आप लोग एक बार पढ़ लेंगे ऐसे ही। अन्यंत्र में भी कुछ नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको भी छोड़ दीजिए। हाँ, ये शब्दावली जो है इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा। प्रशस्ति, आर्यवर्त, दक्षिणापथ, वंशावली, अनुवांशिक पदाधिकारी, सामंत, सभा, नगरम, ये सारी चीज़ें आप लोग एक एक बार भले ही पढ़ लिए हैं, लेकिन दोबारा जब ये शब्द आए ना तो वहाँ पर आप पहुँच जाइए उस शब्द पे और जा कर के वहाँ अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी इसको देख लेते हैं सही या गलत। ये छोटे छोटे प्रैक्टिस बहुत बड़े काम कर जाते हैं कभी कभी, तो देख लेते हैं इसको। यहाँ पर क कह रहा है कि यहाँ पर सही गलत है। क कह रहा है कि हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी। तो ये हरिसेन नहीं लिखे थे, हरिसेन तो लिखे थे लेकिन गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में नहीं लिखे थे। वो किसके बारे में लिखे थे? समुद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में लिखे थे ना, अभी हमने ऊपर देखा। तो ये क्या है आपका? गलत है। फिर एक आर्यवर्त के शासक समुद्रगुप्त के लिए भेंट लाते थे, तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे
ये मैप में जब जाएंगे आप, ये मैपिंग में यहाँ पर ये लाते थे, ये बंगाल नेपाल ये उपहार लाते थे, आर्यवर्त तो नहीं लाते थे। ये आर्यवर्त को तो हरा करके उसने अपने राज्य में मिला लिया था हर्षवर्धन ने, तो ये कहाँ से उपहार लाएंगे? ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। समुद्रगुप्त ने, सॉरी हर्षवर्धन में बोल दी, समुद्रगुप्त ने उनका अपने राज्य में मिला लिया था। फिर अगला देखते हैं कि दक्षिणापथ में 12 शासक थे, तो सही है, हमने ऊपर देखा था 12 ही शासक थे, सही है ये। गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला और मदुरै था, ये गलत है। फिर है कि ऐहोल पल्लवों की राजधानी थी, ऐहोल, ये भी गलत है, ऐहोल पल्लवों की राजधानी नहीं थी। ऐहोल जो था वो चालुक्यों का राजधानी था, चालुक्यों का। ऐहोल, पल्लवों की राजधानी तो वो थी ना कांचीपुरम, कांचीपुरम। फिर है कि दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रहीं, तो ये सही है, काफ़ी लंबे समय तक ये काम करती रहीं। ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्षवर्धन के बारे में लिखा, तो ये तो कुछ है नहीं ज़्यादा खास, बट आप लिख लीजिए। एक तो रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, फिर दूसरे बाणभट्ट, बाणभट्ट, ठीक है, और फिर तीसरा हो गया आपका वेनसोंग, वेनसोंग, इन्होंने लिखा था। ये तिथि इंपॉर्टेंट है, ये तिथि आप लोग एक बार देख लीजिएगा। फिर एक इस युग में सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए, वही हमने देखा ना, सैन्य संगठन में क्या बदलाव आए। वंशानुगत हो गया, सेना नायकों को भूमि दी जाने लगी और भूमि पर उनको कर वसूलने का अधिकार दिया गया, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इस काल की प्रशासनिक व्यवस्था में तुम्हें क्या क्या नई चीज़ें दिखती हैं, तो अभी हमने देखा यहाँ पर कि कई पदों पर एक साथ कई पदों पर नियुक्ति, अधिकारियों की नियुक्ति, जैसे कि हमने देखा हरिशेण को देखा, महादंडनायक भी थे, ठीक है, संधि विग्रहिक भी थे, तो इस तरीके का वो महामात्य भी थे। कुमार मात्य क्या था वो समझ में नहीं आ रहा मुझे, ऊपर पढ़ी थी मैं, अच्छा कुमारा मात्य था। तो ऐसे, तो इस तरीके के चेंजेस आए थे। सृष्टि, बैंकर, ये सारी चीज़ें उसमें डेवलप हुई थी। अब ये कि क्या तुम्हें लगता है कि समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने के लिए अरविंद को क्या क्या करना पड़ेगा, तो छोड़ दीजिए आप। क्या प्रशस्तियों को पढ़कर आम लोग समझ लेते होंगे, अपने उत्तर के कारण बताओ। आम लोग कैसे समझेंगे? अभी हमने देखा कि आम लोग तो प्राकृत भाषा में बेचारे बोलते थे, प्राकृत भाषा, संस्कृत का अधिकार ही नहीं था बोलने का, पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। जब इसमें इस भाषा में शिक्षा ही नहीं मिलेगा तो पढ़ने में बेचारे समर्थ कैसे होंगे, कैसे समझेंगे? ठीक है, अगर तुम्हें अपने वंशावली बनानी हो, छोड़ दीजिए आप। आज युद्ध का असर जन साधारण पर किस तरह पड़ता है, ये बहुत ही बढ़िया दिया है आईआर का क्वेश्चन, कि वर्तमान में पूछ रहा है कि युद्ध का असर जन साधारण पर किस तरीके से पड़ेगा। अब मान लीजिए कि युद्ध हो रहा है किसी और देश में और भारत का उसके साथ आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें, उदाहरण लें रसिया यूक्रेन का, तो भारत का इन दोनों के साथ आर्थिक संबंध जुड़े हैं, आर्थिक संबंध जुड़ा है। तो इससे क्या होगा, इससे संबंधों में, क्योंकि भारत एक का पक्ष तो लेगा नहीं, ठीक है, अगर एक का पक्ष लेता है तो संबंध प्रभावित होंगे, संबंध प्रभावित होंगे, ये हो सकता है। और जब संबंध प्रभावित होंगे तो क्या होगा कि व्यापार पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब व्यापार पर प्रभाव कैसे, उदाहरण दे दीजिए। उदाहरण, जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग यूक्रेन जाते हैं, यूक्रेन मेडिकल की पढ़ाई के लिए जाते हैं। अब कारण क्यों जाते हैं, अगर हम कारण देखें तो वहाँ पर जो मेडिकल की पढ़ाई होती है, मेडिकल की पढ़ाई
भारत की तुलना में आधे पैसे में हो जाती, आधे पैसे में हो जाती। ठीक है। और रूस के संबंध में अगर हम देखें तो रूस में, यहाँ पर रसिया, रूस में भारत के लोग जॉब करने जाते, भारत के लोग जॉब करने जाते, तो ये प्रभावित होगा कि नहीं होगा। ठीक है, लोग जॉब करने जाते। फिर दूसरा हम दिखा सकते कि खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या, खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या। उदाहरण कैसे, भारत तेल का लगभग 85% हिस्सा वहीं से मंगाता है। ठीक है। फिर ऊर्जा क्षेत्र में प्रभाव, ऊर्जा क्षेत्र में प्रभाव पड़ेगा। ठीक है। और जब ये आपूर्ति, खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं होगी, जैसे कि तेल हो गया, फिर गेहूं ले लीजिए, यहाँ पर तेल। ठीक है। फिर यहाँ पर उदाहरण में लीजिए गेहूं। जब आपूर्ति नहीं होगी तो हमारे यहाँ क्या होगा, जो साधारण लोग हैं तो उनके ऊपर क्या होगा कि बेचारे के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा आ जाएगा, वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई क्यों बढ़ेगी, क्योंकि खाद्यान्न आपूर्ति नहीं हो रही है, खाद्यान्न आपूर्ति हो ही नहीं रही है और मांग बढ़ रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, महंगाई तो बढ़ेगी ही। अब बेचारा एक गरीब व्यक्ति कैसे मतलब जिएगा, कैसे खाएगा पिएगा। तो इस तरीके से और सारी चीज़ें हैं। बाकी सर जो विज़न का मंथली मैगजीन चला रहे हैं उसमें भी आईआर आता है, तो जब इससे टॉपिक पे आएगा आईआर में कि संबंधों पर क्या असर पड़ता है युद्ध का, ठीक है, तो उसमें आप अच्छे से देख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। बाकी हमारा बच रहा बस एक चैप्टर इसमें क्लास 6 एनसीईआरटी में ओनली अध्याय 12, इसको हम देखेंगे अगले वीडियो में। इस तरीके से हमारा 6 एनसीईआरटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो 7th एनसीईआरटी है उसको हम स्टार्ट करेंगे, और एग्ज़ाम से पहले कोशिश यही रहेगी कि एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग समाप्त कर लें कि दोबारा उठाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।